बच्चों, जो स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है ना। ये सब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, कई बार कैलकुलेशंस भी ज़्यादा होती हैं। तो इस तरह की हैंडलिंग कैसे की जाती है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जैसे स्क्रीन वाला ये जो क्वेश्चन है, बेसिकली समझाता हूँ पहले आपको कि 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर प्रेशर टॉलुइन का 400 टॉर है और सिग्मा जाइलिन का 150 टॉर है। और कंपोजिशन पूछा है लिक्विड मिक्सचर का जो 90 डिग्री पर बॉयल होता है। इसका मतलब 90 डिग्री पर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होना चाहिए। और वेपर प्रेशर 0.5 एटीएम दे ही दिया, इसका मतलब 0.5 एटीएम पर ये बॉयल होता है टेम्परेचर 90 डिग्री। और कंपोजिशन हमें वेपर का भी बताना है। तो देखो, 90 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है और 0.5 एटीएम इसका प्रेशर है जब बॉयल हो रहा है। तो हमें पता है राउट लॉ से इक्वेशन कि पी टोटल इक्वल टू पी नॉट टॉलुइन इंटू एक्स टॉलुइन प्लस पी नॉट जाइलिन इंटू एक्स जाइलिन, या हम 1 - एक्स टॉलुइन भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब पी टोटल है 0.5 एटीएम, तो 0.5 एटीएम 1 एटीएम होता है 760 टॉर, तो 0.5 इंटू 760। पी नॉट टॉलुइन है 400 और इंटू एक्स टॉलुइन प्लस पी नॉट जाइलिन जो है 150 इंटू 1 - एक्स टॉलुइन। तो यहाँ से अपने को एक्स टॉलुइन की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। अब ये एक्स टॉलुइन की वैल्यू यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। तो एक्स टॉलुइन सॉल्व करके 0.92 आएगा अप्रोक्स। ठीक। अब तुमसे क्या पूछा है अगला, ये तो पहला पार्ट हुआ। व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रोड्यूस। तो एक्स टॉलुइन आ गया, मतलब लिक्विड का कंपोजिशन पता चल गया, एक्साइलिन आ ही जाएगा। अब वेपर का अगर निकालना है तो हमें याद होगा वाई टॉलुइन इंटू पी टोटल इक्वल टू पी नॉट टॉलुइन इंटू एक्स टॉलुइन। अगर ये इक्वेशन अप्लाई करें तो इससे हमें वाई टॉलुइन की वैल्यू मिल जाएगी। भाई पी नॉट टॉलुइन है 400 और एक्स टॉलुइन की वैल्यू 0.92 आई चुकी है, डिवाइडेड बाई पी टोटल जो है वो 0.5 इंटू 760 है। ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करके हमें वाई टॉलुइन की वैल्यू मिल जाएगी, और ये वाई टॉलुइन की वैल्यू 0.9684 है अप्रोक्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन में जो पूछा गया है, लिक्विड का कंपोजिशन, वेपर का कंपोजिशन, ये सारी वैल्यूज हमारी निकल जाएंगी। क्लियर है बच्चों। सीधा सीधा क्वेश्चन था, राउट लॉ का जो एप्लीकेशन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है कि किस तरीके से लिक्विड का कंपोजिशन हम निकालते हैं राउट लॉ से, किस तरीके से वेपर का कंपोजिशन हम निकालते हैं। क्लियर। बच्चों, ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है ये भी मतलब बहुत कठिन नहीं है, बेसिक क्वेश्चन में से ही है। जैसे इसमें अगर हम देखें तो वेपर प्रेशर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का 750 दिया है 373 केल्विन पर, और मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन पूछा है। वैसे ये बहुत ही कॉमन टाइप का क्वेश्चन है, आप देखोगे तो जेई में बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दे के मोलैलिटी या कोई कंसंट्रेशन टर्म निकलवाते हैं। अच्छा देखो, ये तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है 750, और हमें पता है कि 373 केल्विन पर प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना होता है 760। तो अगर हम लगाते हैं 760 मतलब पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट, तो ये वैल्यू क्या होती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होती है कि नहीं। तो यहां से देखो 0 0 तो काट लो, तो ये आ रहा है 1/76। इसका मतलब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कितना है 1/76। अब अगर हम मोलैलिटी की वैल्यू चेक करें तो मोलैलिटी में देखो, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का इतना है तो ऐसे बोल सकते हो कि अगर टोटल मोल हम 76 लें तो सॉल्यूट के मोल हमें
इसमें दिख रहे हैं 1 और सॉल्वेंट के मोल इसमें दिख रहे हैं 75। अब ये मोल्स कंसीडर करते हुए हम मोलैलिटी चेक कर सकते हैं। तो अगर मोलैलिटी निकाली जाए तो दिस इज मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब 75 मोल सॉल्वेंट के हैं, वाटर के हैं, तो मास कितना होगा 75 इंटू मोलर मास, ये हो गया मास। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और किलोग्राम में लेना है तो भाई 1000 से और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 18। ठीक है, और अगर वैल्यू चेक करें हम तो ये वैल्यू हमें दिख जाएगी, कितनी दिख जाएगी जरा चेक कर लेते हैं। तो 1000 डिवाइडेड बाई, तो ये लगभग अगर देखोगे तो अप्रॉक्स 0.741 के लगभग आ रही है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगा के मोल फ्रैक्शन निकाल लें, और फिर एक बार मोल फ्रैक्शन आ गया तो हम यहाँ से मोलैलिटी की वैल्यू चेक कर ले रहे हैं, तो ये मोलैलिटी का वैल्यू आ रहा है। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन। बहुत हल्की वैल्यू के साथ जेईई मेन में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं। सो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है ये भी काफ़ी कॉमन फॉर्मेट है क्वेश्चन का। अब इसमें बोल रहे हैं कि आइस कितना सेपरेट हो जाएगा अगर हम सॉल्यूशन जो है 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल का जो 200 ग्राम वाटर में बना हुआ है इसको अगर -9.3 तक कूल करें। तो देखो इस सॉल्यूशन का अगर फ्रीजिंग पॉइंट आप देखोगे तो -9.3 से ऊपर है, और सॉल्यूशन को जब हम फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे तक कूल करते हैं तो क्या होता है, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट क्रिस्टलाइज होना शुरू होता है, और इतना क्रिस्टलाइज होके सेपरेट हो जाता है जितने में न्यू सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट वो नया टेम्परेचर है जहां तक हमने कूल किया था। ठीक है, तो अब इसमें इसका मतलब फाइनली जो सॉल्यूशन है जिससे सॉल्वेंट कुछ क्रिस्टलाइज होके निकल गया उसका फ्रीजिंग पॉइंट ये दिख रहा है -9.3। तो देखो फॉर्मूला में पता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी, क्वांटा फैक्टर तो इथाइलिन ग्लाइकोल का 1 ही होगा। डेल्टा टी एफ है 9.3, के एफ की वैल्यू 1.86, और 50 ग्राम है तो भाई 50 डिवाइडेड बाई मोलर मास, इसका ये आ गया मोल, मोल डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब सॉल्वेंट मान लो कि x ग्राम बचा तो किलोग्राम में x बाई 1000 हो गया। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर हमें ये x की वैल्यू ग्राम में आ जाएगी। तो ये x की वैल्यू ग्राम में एक बार चेक कर लेते हैं कितनी आएगी। तो ये 161.29 ग्राम आ रहा है लगभग। इसका मतलब बचा हुआ सॉल्वेंट इतना है, और बचा हुआ सॉल्वेंट इतना है तो कितना क्रिस्टलाइज होके निकल गया, आइस बन के कितना निकल गया, टोटल था 200 ग्राम, तो 200 माइनस 161.29, तो ये लगभग 38.71 ग्राम जो है ये क्रिस्टलाइज होके निकल गया। इतनी आइस तुम्हें नजर आएगी। क्लियर है बच्चों? ये काफ़ी कॉमन फॉर्मेट है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी जगह पूछा गया है अलग अलग तरीके से, तो इसको ध्यान रखिएगा। भाई स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन बच्चों के लिए समस्या बना रहता है। ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी सारी होती है और कई बार उन्हें यूनिट कन्वर्जन का भी आइडिया नहीं होता। तो जरा देखते हैं कि है क्या क्वेश्चन और क्या मीनिंग है इसका। देखो क्रैब हीमोसाइनिन एक प्रोटीन है और जो क्रैब से एक्सट्रैक्ट की जाती है, और इसको क्या करते हैं 0.750 ग्राम डिजोल्व किया है 125 सेंटीमीटर क्यूब में, और 4 डिग्री पर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आ रहा है 2.6 mm सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को जब सेपरेट करते हैं, सॉल्यूशन ये बना लिया, तो जो कैपिलरी ट्यूब हम सॉल्यूशन की तरफ लगाते हैं तो सॉल्यूशन
कैपिलरी ट्यूब में 2.6 mm राइज करता है, तब जाके ट्रांसफर या ऑस्मोसिस बंद होती है। तो ये 2.6 mm क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसमें बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन का डेंसिटी 1 है, तो हमें बताना है मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन का। तो देखो हमें पता है कि पाई को यहाँ पर, क्योंकि h हाइट तक सॉल्यूशन जा रहा है, तो ये रो जी एच जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू देगा सॉल्यूशन की हाइट के टर्म्स में। और इसी को हम सी आर टी ऑस्मोटिक प्रेशर की जो इक्वेशन है उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब रो जी एच अगर कर रहे हैं तो देखो रो कितना है? 1 है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है। हम एसआई यूनिट यूज कर रहे हैं तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू 9.8, हाइट एच 2.6 mm है। तो इसको मीटर में अगर देखें तो 2.6 इंटू 10⁻³ ये हाइट आ गई अपनी। तो ये रो जी एच की वैल्यू आई। अब जब रो जी एच रखेंगे तो जो प्रेशर आएगा वो आएगा बेटा पास्कल में। अब हम इधर वाली चीज जो सॉल्व करेंगे वो एटीएम में सॉल्व करेंगे, तो हमें इस प्रेशर को बदलना पड़ेगा एटीएम में। अच्छा 1 एटीएम कितने पास्कल होता है? 1 एटीएम होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। तो अब हमारे पास पास्कल है और उसको एटीएम में बदलना है, तो 1.01325 इंटू 10⁵ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये प्रेशर आया अपने पास एटीएम में। अब यही सी आर टी करके भी निकालना है। तो देखो सी अगर मोलरिटी निकालनी है तो 0.750 इतने ग्राम डिजोल्व किया गया था ये प्रोटीन। इसका मोलर मास अगर m है तो ये मोल है प्रोटीन के, मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमें मोलरिटी देगा। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 125 ml है, तो लीटर में 0.125 करोगे तो ये आ गई कंसंट्रेशन C इंटू आर टी, R 0.0821। और टेम्परेचर, अब टेम्परेचर अगर देखो तो 4 डिग्री है, तो 273 + 4 कर लोगे तो ये आ जाएगा 277। देखो इतनी कैलकुलेशन है। अब ये पूरी कैलकुलेशन जब हम सॉल्व करेंगे तब जाके हमारा आंसर मैच करेगा। तो कैलकुलेशन तो इसमें भाई फंसेगी फंसेगी इस तरह के क्वेश्चन में। और सॉल्व करोगे तो 5.426 इंटू 10⁵ इतना मोलर मास आ रहा है इस प्रोटीन का, क्रैब हीमोसाइनिन का। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट एक तो है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर राइज होता है वहां से हमें कैलकुलेट करना है ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू, और इसको ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन में लेना है जहां से हम मोलर मास की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे क्रैब हीमोसाइनिन की। तो देख सकते हो मोलर मास जो इस प्रोटीन का है बहुत ही हाई वैल्यू है, 10⁵ की रेंज में जा रहा है। क्लियर है भाई? ये वाला जो स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, ये खास बात इसमें ये है कि बच्चों को कई बार रिएक्शन का आइडिया नहीं होता, जिसकी वजह से क्वेश्चन गड़बड़ होता है। अब यहाँ क्या कर रहे हैं कि 0.1 मोल K4FeCN6 को हम 1 लीटर 0.2 मोलर CuCl2 में मिला रहे हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। तो भाई अगर K4FeCN6 के सॉल्यूशन को इसको ऐड करेंगे CuCl2 में, तो ये बेसिकली इंटरेक्ट होते हैं और बनाएंगे Cu2FeCN6 का प्रेसिपिटेट, और सॉल्यूशन में आ जाएगा 4KCl। अब तुम देखो प्रेसिपिटेट से किसी तरह का कोई आयन तो आता नहीं है, तो प्रेसिपिटेट तो हो गया एक पार्ट जो सॉल्यूशन से अलग है, तो इसकी वजह से कोई ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होगा नहीं। अब क्वेश्चन में तुमको बोला जा रहा है कि 0.1 मोल इसका ऐड किया और CuCl2 1 लीटर 0.2 मोलर है, मतलब 0.2 मोल इसका भी है। अब अगर देखें तो दोनों ही लिमिटिंग आ रहे हैं कि नहीं, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे। और देखो 0.1 मोल Cu2FeCN6 का बनेगा, बट उसका कोई फायदा नहीं बिकॉज दैट इज प्रेसिपिटेट। और KCl का कितना बनेगा? 1 मोल से ये 4 मोल बन रहा है, तो 0.1 से ये 0.4 मोल बनेगा।
और ये जो KCl बना है फाइनली, यही सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर में चेंज लाएगा। फाइनल जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसी की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। अब ऑस्मोटिक प्रेशर हमें पता है पाई इक्वल टू ICRT। तो I की वैल्यू KCl के लिए, क्योंकि फाइनली KCl ही है सॉल्यूशन में, I की वैल्यू है 2। इसकी मोलरिटी, 1 लीटर सॉल्यूशन है, 0.4 मोल प्रेजेंट है, तो 0.4/1 मोलरिटी आ गई। R 0.0821 और टेम्परेचर है 31। तो 31 अगर टेम्परेचर है तो ये वैल्यू आ जाएगी लगभग 304, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करेंगे तो पाई जो है वो 19.966 ATM आएगा इस वैल्यू से, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 ATM। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो डेवलप हो रहा है इसकी वजह से, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 20 ATM। अब इसमें अगर आपको ये रिएक्शन नहीं पता है तो इन दैट केस क्वेश्चन फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो कई सॉल्यूट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि कोई ऐसा इंटरेक्शन तो नहीं है जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू को चेंज कर दे। अगर चेंज कर रहा है तो वो हमें पता होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है क्वेश्चन में। क्लियर पॉइंट? ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है इसमें बहुत ही कैलकुलेशन है, मतलब आती है कैलकुलेशन की। फिर भी देखते हैं अप्रोच, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ चीज़ें अच्छी भी हैं, कैलकुलेशन तो है ही, साथ में अदर कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो अच्छे भी हैं जहाँ पे गड़बड़ हो सकती है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि मेथनॉल का सॉल्यूशन है, सॉरी मेथनॉल है, और इसको हम वाटर में मिला के एक सॉल्यूशन बना रहे हैं। सॉल्यूशन की डेंसिटी फाइनल दी है 0.9575, और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का पूछा है, और मोलैलिटी भी पूछी है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो भाई डेल्टा TF इक्वल टू हम KF इंटू मोलैलिटी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मेथनॉल जो है एक तरीके से मान के चलना पड़ेगा कि ये नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट की तरह वर्क कर रहा है इस पर्टिकुलर केस में, है ना। अब डेल्टा TF क्या होगा, TF माइनस TF डैश, और TF जो है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 माइनस TF डैश, ये डेल्टा TF की वैल्यू हुई। दिस इज इक्वल टू KF इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। अब मोलैलिटी निकालने से पहले देखो मोलैलिटी निकालेंगे कैसे, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो अब सॉल्यूट तो ये है ना, तो इसका मास कितना हुआ 30 इंटू अगर डेंसिटी करें 0.7980, तो ये देखो सॉल्यूट का मास हुआ। और मोलर मास कितना है, मोलर मास देखो तो इसका 32 है। तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट हैं, दीज आर मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो सॉल्वेंट है वाटर, इसका मास कितना हुआ 70 इंटू 0.9984, तो ये मास है ग्राम में, और अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी किलोग्राम में। ठीक है, देखो भाई कैलकुलेशन है कि नहीं अच्छी वाली। तो अब अगर यहाँ से तुम सॉल्व करते हो तो TF डैश माइनस 19.9 ये लगभग मिल जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। क्लियर? हाँ, अभी एक पार्ट और सॉल्व करना है, इसमें हमें मोलैरिटी भी पूछी गई है। मोलैरिटी मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अच्छा, मोलैरिटी पूछी गई है तो सॉल्यूट के मोल तो ये हैं, तो ये तो चाहिए ही हमें, देखते हैं। भाई कितने थे मोल, 30 इंटू 0.7980 अपॉन 32। तो ये मोल ऑफ सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लाने से पहले तो मास लाना पड़ेगा ना, और मास अपॉन डेंसिटी हमें देगा वॉल्यूम। तो मास सॉल्यूशन का क्या होगा,
इसका मास प्लस इसका मास, तो देखते हैं टोटल कितना हो जाएगा। वाटर का मास 70 इंटू 0.9984, मेथेनॉल का मास 30 इंटू 0.7980। ये टोटल मास आ गया सॉल्यूशन का। और टोटल मास सॉल्यूशन का आ गया तो नोटिस करो कि सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है 0.9575। अब सॉल्यूशन की डेंसिटी अगर 0.9575 है तो मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये क्या आ गया सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम देखो, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन अभी आया है मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ये वॉल्यूम है ml में, तो हमें लीटर में चाहिए, तो हम 1000 से डिवाइड करें तो लीटर में आ जाएगा। ठीक है ना। और ये सॉल्व करोगे तो लगभग वैल्यू 7.64 के अराउंड आपको मिलेगी। अच्छा देखो, क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन कुछ बारीकियां भी हैं कि हमें किस तरीके से सॉल्यूशन का मास निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है, देन इसको सॉल्व करना है। क्लियर है क्वेश्चन बच्चों? ठीक है ना, क्वेश्चन तो अच्छा है ही बट कैलकुलेशन भी अच्छी है साथ में। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें ये दिया जा रहा है कि एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें 288 ग्राम नॉन वोलेटाइल कंपाउंड है और इसका स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन ये दिया है CxH2xOX। अब इसको हम 90 ग्राम वाटर में मिलाते हैं और ये सॉल्यूशन बॉयल होता है 101.24 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, 1 एटीएम पर। तो हमें फार्मूला बताना है कंपाउंड का। अब ये देखो, बॉइलिंग पॉइंट हमें सॉल्यूशन का दिया है, ठीक है, और ये हमें कोवेलेंट दिख ही रहा है कंपाउंड, तो इसका वांट ऑफ फैक्टर तो 1 होगा। तो अगर यहाँ लिखते हैं कि डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, तो डेल्टा टी बी तो हो गया 101.24 माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वाटर का क्या होता है 100 होता है बॉइलिंग पॉइंट, और सॉल्यूशन का हमें ये दिया है। आई की वैल्यू 1, के बी देखो वाटर का दिया हुआ है 0.512, और इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब मोल देखो 288 ग्राम हमें सॉल्यूट दिया है, दिस डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास यहाँ तो एक्स के टर्म्स में निकाल सकते हैं, जैसे कार्बन का हुआ 12x, फिर 2x, फिर 16x, तो 12 प्लस 2 14, 14 16 30, तो ये 30x हो गया। तो ये हो गया मोल ऑफ सॉल्यूट, दिस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट है 90 ग्राम और किलोग्राम में रखें तो डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ रहा है x 44 पॉइंट समथिंग आएगा। क्लोज इंटीग्रल वैल्यू ही लेनी होती है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि x इंटीजर वैल्यू ही है ना। तो x है 44 और 44 है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा भाई, C44 H88 O44, तो ये कंपाउंड का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन? तो ये जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है COCl3.XNH3, फार्मूला नहीं दिया हमें। 0.1 मोलल सॉल्यूशन का जो डिप्रेशन आता है फ्रीजिंग पॉइंट का, दैट इज 0.558। के एफ वैल्यू वाटर का दिया है, 100% आयनाइजेशन दिया है कॉम्प्लेक्स का, कोऑर्डिनेशन नंबर भी दिया है हेल्प के लिए कोबाल्ट का, और फार्मूला कॉम्प्लेक्स का बताना है। तो अच्छा देखो, ये डालना है तो डिप्रेशन इतना आ रहा है, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी लगा सकते हैं। अब डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी है भाई, 0.558, ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू है, इक्वल टू आई, के एफ कितना दिख रहा है, दिस इज 1.86, और मोलैलिटी अगर चेक करें तो ये 0.1 मोलल सॉल्यूशन है। तो यहाँ से आई की वैल्यू जो आ रही है वो 3 आ रही है, आई की वैल्यू यहाँ से आ रही 3, ठीक है ना।
और I3 आ रहा है, इसका मतलब ये 3 आयन किसी तरह सॉल्यूशन में आने चाहिए। अब 3 आयन सॉल्यूशन में आने चाहिए किसी तरह से, तो तुम ये देखो कि आयन किसकी वजह से आएंगे, कॉम्प्लेक्स की वजह से और Cl की वजह से आयन आएंगे। इसका मतलब अगर फार्मूले को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, CONH3 होल X Cl2, ऐसे अगर फार्मूले को रिप्रेजेंट करते हैं तो इससे हमें वांटा फैक्टर 3 मिल सकता है, क्योंकि ये 2 Cl देगा और बाकी कॉम्प्लेक्स आयन। अच्छा, अब एक चीज और है कि कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब कोबाल्ट के साथ 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो एक Cl हो गया, तो अमोनिया कितने होंगे, सॉरी 6 है तो 6 बॉन्ड बने होने चाहिए। तो एक Cl है तो अमोनिया कितने होंगे, 5। तो इसका मतलब यहाँ से हमें दिख जाएगा कि x की वैल्यू है 5। तो फार्मूला क्या हो गया कॉम्प्लेक्स का, CONH3 होल 5 Cl2। सही है भाई। तो ये कंपाउंड का फार्मूला हमें इस तरीके से नजर आएगा। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। इस तरह के भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ लिक्विड सॉल्यूशन को कनेक्ट करके होते हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है हमको, राइट। सो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ बोल रहे हैं कि फिनॉल जो है वो बेंजीन में जब हम डालते हैं तो इसका एसोसिएशन होता है, और एसोसिएशन होता है तो ये डाइमराइज हो जाता है। और डाइमराइज जब होता है तो हमें दिया जा रहा है कि इतने किलोग्राम फिनॉल जब 1 kg बेंजीन में डाला तो डिप्रेशन जो आया फ्रीजिंग पॉइंट का वो 0.69 आया। और बताना है फ्रैक्शन जो डाइमराइज हुआ। अच्छा, अगर फिनॉल डाइमराइज हो रहा है तो पहला काम एक करते हैं कि हम इसका वांटा फैक्टर तो निकालें। जैसे 2 फिनॉल हैं, डाइमराइज हो रहा है तो वो P2 बनाएगा। अगर मान लो 1 मोल लिया, डिग्री अल्फा है तो बचेगा 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा बाई 2। तो वांटा फैक्टर की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा बाई 2, जहाँ अल्फा है डिग्री ऑफ डाइमराइजेशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। अब डिप्रेशन की वैल्यू हमें दी है तो डेल्टा TF को हम लिख सकते हैं I इंटू KF इंटू मोलैलिटी। डेल्टा TF की वैल्यू अपने पास 0.69 है। I हमें अल्फा के टर्म्स में लिख ही चुके हैं 1 माइनस अल्फा बाई 2। KF की वैल्यू 5.12 है। एंड मोलैलिटी अगर चेक करें तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये कितना लिखा है, 20 ग्राम के बराबर है कि नहीं है। तो 20 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ फिनॉल, दिस डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, जो कि 1 दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा अल्फा आ जाएगा, और अल्फा आ रहा है अप्रॉक्स 0.7333। तो इतनी वैल्यू अल्फा की यहाँ से सॉल्व करने पर आ रही है। और ये बड़ा देखो कॉमन एक क्वेश्चन है, इस तरह के रूटीन क्वेश्चन है, बहुत बार डाइमराइजेशन पे डिग्री पे पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हम इसे अप्रोच करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, ये बहुत ही सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब ये तो काफ़ी फंडामेंटल क्वेश्चन है, तो मतलब बड़े ध्यान से आप देखना और सॉल्व भी कर लेना। कैलकुलेशन भी है साथ में। देखो इसमें बोल रहे हैं मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन जिसका डेंसिटी इतना दिया है, वो 2750 टाइम्स इंक्रीज होता है जब ये वेपराइज होता है। तो इसका मतलब आप समझो कि क्या है एग्जैक्टली मतलब ये है कि जैसे मान लो ये हमारे पास कोई कंटेनर है। अब कंटेनर में हमने लिक्विड बेंजीन भरा हुआ है, तो भाई वेपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए बेंजीन वेपराइज होगा कि नहीं। तो सपोज बेंजीन के x मोल वेपराइज हो जाते हैं, और x मोल वेपराइज होते हैं तो जो वेपर बनेगी उसका वॉल्यूम, लिक्विड में जो x मोल का वॉल्यूम था उसका 2750 टाइम्स ये वेपर में वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है ना। और ये ऊपर तो वेपर प्रेशर डेवलप हो गई, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं P0 बेंजीन। ठीक।
अच्छा अब देखते हैं कि भाई एक्स मोल अगर है तो एक्स मोल बेंजीन का मास कितना होगा, मोल इंटू मोलर मास 78, ये आ गया मास। और डेंसिटी अपने पास है ही, तो मास अपॉन डेंसिटी, तो ये आ गया बेंजीन का वॉल्यूम। अच्छा बेंजीन लिक्विड का वॉल्यूम है ये, तो इससे जो वेपर बनेगी उसका वॉल्यूम कितना होगा, उसका वॉल्यूम होगा 2750 टाइम्स। तो ये वेपर जो यहाँ डेवलप हुई जिसकी वजह से प्रेशर पी नॉट भी आ रहा है उसका वॉल्यूम है। अब उसका वॉल्यूम है तो इस वॉल्यूम को एक काम करते हैं लीटर में लिख लेते हैं। तो 1000 से डिवाइड कर दिया ये वॉल्यूम लीटर में। हम लगाने वाले हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, कि ये वेपर का वॉल्यूम इतना आ गया लीटर में, प्रेशर वेपर का है पी नॉट बी इक्वल टू मोल्स वेपर के कितने हैं एक्स, क्योंकि एक्स मोल लिक्विड बेंजीन वेपराइज हुआ था तो वेपर भी एक्स मोल बनेगी, इंटू आर टी, आर 0.0821 एंड टेम्परेचर 20 डिग्री, मतलब 293। तो देखो ये कैलकुलेशन अच्छी लग रही, बड़ी कैलकुलेशन है। यहाँ से हम सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x अगर सॉल्व कर लें, सॉरी x तो कट जाएगा दोनों तरफ, यहाँ से हम सॉल्व करके पी नॉट बेंजीन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पी नॉट बेंजीन जो है 74.25 टॉर आता है यहाँ से। ये बेंजीन का प्रेशर हमें दिखेगा 74 पॉइंट 74.75 टॉर है ये, ठीक है ना। अच्छा जैसे बेंजीन का निकाला है वैसे ही हम टॉलुइन का प्रेशर भी चेक कर सकते हैं। तो टॉलुइन का प्रेशर हम सेम तरीके से चेक करेंगे, ठीक है ना। तो टॉलुइन का ये प्रेशर जो है पी नॉट टॉलुइन, ये 22.08 टॉर आएगा सेम इसी तरह से कैलकुलेशन करने पर, 22.08 टॉर। अब ये दोनों के जब प्रेशर आ गए तो हमें क्या बोला जा रहा है कि एक सॉल्यूशन बेंजीन टॉलुइन का है जिसका वेपर प्रेशर 46 है, तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का वेपर में बताना है कि कितना आएगा। तो भाई ये दोनों प्रेशर हैं अगर, तो एक काम करते हैं कि एक तो हम लगा रहे हैं पी टोटल इक्वल टू पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन प्लस पी नॉट टॉलुइन इंटू 1 - एक्स बेंजीन, सही है। पी टोटल हमें पता है 46 टॉर, और पी नॉट बेंजीन आ चुका है 74.75, पी नॉट टॉलुइन 22.08 टॉर इंटू 1 - एक्स बेंजीन। तो हम जब ये इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ से हमें एक्स बेंजीन की वैल्यू मिल जाएगी, और एक्स बेंजीन जो है ये 0.4541 इतना दिखेगा ये एक्स बेंजीन। और ये देख रहे हो कि कैलकुलेशन तो है भाई 0.4541। अब यहाँ से वाई बेंजीन निकालना है तो हमारे पास इक्वेशन थी, याद करो, वाई बेंजीन इंटू पी टोटल इक्वल टू पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन। तो वाई बेंजीन आ जाएगा, पी नॉट बेंजीन है 74.75 इंटू एक्स बेंजीन 0.4541 डिवाइडेड बाई पी टोटल। अब पी टोटल कहाँ गया, 46। तो ये हमारे पास वाई बेंजीन की वैल्यू निकल आएगी, और ये वैल्यू 0.7379 के अप्रॉक्स है वाई बेंजीन की। देखो क्वेश्चन तो काफ़ी फंडामेंटल है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इसमें ये वाला पार्ट तो नॉर्मल है जो राउल्ट लॉ से हम सॉल्व करते थे, जो इसमें काफ़ी डिफरेंट पार्ट है वो बेसिकली ये है कि किस तरीके से ये लैंग्वेज दी है और इससे हम वेपर प्रेशर की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। भाई ये स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है जो, ये अगर देखोगे पढ़ोगे तो डिस्टिलेशन का क्वेश्चन है और कई कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स किए गए। तो मैं पहले समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। कि देखो हमको क्या दिया गया है कि एक सॉल्यूशन दिया गया है,
है ना। अब सॉल्यूशन दिया गया है तो इसको वेपराइज करते हैं, जो वेपर होती है वेपर को हम कलेक्ट करते हैं, कंडेंस करते हैं, अगले कंटेनर में ले जाते हैं, और अगले कंटेनर में इसको जब कंडेंस कर लिया तो हम फर्दर फिर इसको वेपराइज करते हैं। तो यहाँ जो ये वेपर बनी है इसका कंपोजिशन हमसे पूछा जा रहा है, इसका कंपोजिशन हमसे पूछा है। अब इसका कंपोजिशन पूछा है तो सबसे पहला काम कि हमें ऊपर पी टोटल की इक्वेशन दी है, उससे हम एक्स बेंजीन सॉरी पी नॉट बेंजीन और पी नॉट टॉलुइन का वैल्यू कैलकुलेट करें। तो देखो ये जो पी दिया है पी टोटल ये है 180 एक्स बी प्लस 90। तो देखो अगर एक्स बी की वैल्यू होगी 0, एक्स बी अगर 0 को अप्रोच करे तो ये पी टोटल किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्योर टॉलुइन को। एक्स बी अगर 0 होगा तो बेंजीन है ही नहीं, प्योर टॉलुइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पी नॉट टॉलुइन जो आएगा वो आ जाएगा 90 टॉर या 90 एच जी। और अगर एक्स बेंजीन की वैल्यू है 1, इसका मतलब ये प्योर बेंजीन का सॉल्यूशन है, और प्योर बेंजीन का सॉल्यूशन है तो यहाँ P जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी नॉट बेंजीन को। और एक्स भी 1 रखो तो कितना आ रहा है 270 टॉर या 270 एच जी आ रहा है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप तो हुआ कि हमने प्योर बेंजीन प्योर टॉलुइन की वैल्यू निकाल ली। अब आते हैं इस पार्ट पे। तो इस पार्ट पे देखो कि जो पहले स्टेप में वेपर बन रही है पहले तो उसका कंपोजिशन निकाले, ठीक है ना। तो पहले स्टेप में हमें सबसे पहले मोल बेंजीन के और मोल टॉलुइन के निकालने हैं। तो मोल अगर बेंजीन के और मोल टॉलुइन के निकालने हैं तो बेंजीन हमें दिया है 936 ग्राम, तो 936 डिवाइडेड बाय मोलर मास 78, ये मोल आ रहे हैं 12। और टॉलुइन दिया है 736 ग्राम, तो 736 डिवाइडेड बाय 92, ठीक है। दिस डिवाइडेड बाय हमें 92, तो 92 तो ये मोल आ रहे हैं कितने 8, ठीक है भाई, ये मोल आ रहे हैं 8। अब ये मोल आ गए तो मोल फ्रैक्शन आ गया, तो एक्स बेंजीन की वैल्यू आ गई 12/20। अब देखो पहले फर्स्ट वेसल में अगर पी टोटल निकालें तो दिस इज पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन प्लस पी नॉट टॉलुइन इंटू एक्स टॉलुइन, ये पी टोटल आ गया। अब पी टोटल की मदद से हम देखें तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं कि वेपर का क्या कंपोजिशन रहेगा। तो ये पी टोटल जो है ये हमारा लगभग 198 आ जाएगा। अब y टॉलुइन यहाँ चेक कर रहे हैं फर्स्ट वेसल में, तो इसको YT1 बोल दो, ज़्यादा ठीक है। तो ये हो जाएगा पी नॉट टॉलुइन इंटू एक्स टॉलुइन डिवाइडेड बाई पी टोटल, तो यहाँ से वाई टॉलुइन आ जाएगा। तो ये हमें वाई टॉलुइन की वैल्यू मिलेगी, और वाई टॉलुइन देखोगे तो ये लगभग 0.82 है। वाई टॉलुइन कितना दिखेगा, लगभग 0.82 दिखेगा, ठीक है। अब ये जो वाई टॉलुइन है इस वेपर को अगर कंडेंस करोगे, जैसे डायग्राम पे चलते हैं, ये वाई टॉलुइन आया है, इसको कंडेंस किया तो यही नया वाला एक्स का वैल्यू है कि नहीं। तो ये अगले वेसल में जब हम गए तो ये एक्स टॉलुइन की वैल्यू भी आ गई यही सेम 0.82। अब यहाँ से फिर से प्रोसेस रिपीट करना है, फिर हमें पी टोटल निकालना है, पी नॉट टॉलुइन इंटू एक्स टॉलुइन प्लस
सॉरी पी नॉट बेंजीन इंटू, ये थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग एरर आ गई, एक बार ठीक करता हूँ। भाई ये वाली वैल्यू जो आई है ये बेसिकली वाई टॉलुइन नहीं है बल्कि वाई बेंजीन है। तो ये वाई बेंजीन का वैल्यू है और यही वाई बेंजीन नया एक्स बेंजीन है। अब पी टोटल नया निकालें तो पी नॉट बेंजीन इंटू एक्स बेंजीन प्लस पी नॉट टॉलुइन इंटू 1 - एक्स बेंजीन। तो ये पी टोटल नया आ जाएगा और नया पी टोटल आ जाएगा तो नया वाई बेंजीन हम निकाल सकते हैं। दिस इज 270 इंटू 0.82 डिवाइडेड बाई पी टोटल। तो ये नई वाली वैल्यू हमें मिल जाएगी वाई बेंजीन की, ठीक है ना। और नई वाली वैल्यू वाई बेंजीन की है तो इसको सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। ये वैल्यू अप्रॉक्स 0.93 दिखेगी हमें, ठीक है। कैलकुलेशन है थोड़ी, डिस्टिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो इस इक्वेशन से हमें पी नॉट निकालनी है वैल्यू, प्योर वेपर प्रेशर, और फिर दूसरा उनको यूज़ करना है डिस्टिलेशन में। और सेकेंड वेसल में मतलब जो कंडेंसेट बन रहा है उस कंडेंसेट की जो वेपर है उसका कंपोजिशन हमें फाइनली इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कराया जा रहा है। पॉइंट क्लियर है बच्चों। अब ये वाला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि बेंजोइक एसिड जो है वो बेंजीन में डाइमराइज हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन पूछा है। इसका मतलब बेंजोइक एसिड के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के डाइमराइज हो रहे हैं, राइट। और जब आपस में जुड़ के डाइमराइज हो रहे हैं तो यहाँ पे अगर 1 मोल इसका लिया जाए, डिग्री अल्फ़ा है तो ये अल्फ़ा बाई 2, तो आई की वैल्यू 1 - अल्फ़ा बाई 2। आई कितना है 1 - अल्फ़ा बाई 2, ये हम बोल सकते हैं। और 1 - अल्फ़ा बाई 2, तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई परसेंटेज निकालना है मतलब अल्फ़ा निकालना है और बाकी कंपोजिशन हमें सॉल्यूशन का दिया हुआ है। तो इसके लिए देखें तो डेल्टा टी एफ जो है वो वैल्यू है 1.62, डेल्टा टी एफ हो गया आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, तो ये वैल्यू 1.62 है। आई हो गया 1 - अल्फ़ा बाई 2 और के एफ हमें क्वेश्चन में गिवन है 4.9 इंटू मोलैलिटी कर लेते हैं। अब 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है और 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है तो मोल कितने होंगे 2/122, इतने मोल होंगे। मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो ये 25 है। 1000 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये किलोग्राम में आ जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करके अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे और अल्फ़ा की वैल्यू लगभग 0.9916 आएगी यहाँ से सॉल्व करने पे, ठीक है ना। इस तरह का मतलब क्वेश्चन एक्सरसाइज में एक और सॉल्व कर चुके हैं हम ऑलरेडी। तो ये बड़ा कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जो अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको मतलब बार बार सॉल्व करके फिक्स करो दिमाग में कि अप्रोच का तरीका क्या होना चाहिए।